डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 9 और इनफैक्ट आईसीएसई की क्लास 7 में भी है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। 7th से आप इसको पढ़े, 7th में पढ़े, देन फिर 9th में भी पढ़ेंगे और 11th में भी पढ़ेंगे, है ना। 7th में आपको आइडिया दिया, फिर 9th में दिया ये चैप्टर, और 11th में भी ये चैप्टर है, आपको पढ़ना है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले देखो, हमने बायोलॉजी पढ़ने के लिए बायोलॉजी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, उनकी हमने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग का मतलब है उन सबको हमने ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप्स में क्यों बांटा? इससे हमको उनको स्टडी करने में आसानी होती है। अगर एक एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ा जाए और उनके बारे में स्टडी किया जाए तो इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इस पूरे अर्थ में कि स्टडी करना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। तो हमने सबको सिमिलैरिटी के हिसाब से एक ग्रुप में रख दिया कि ये सिमिलर है इसके, तो ये एक ग्रुप में हो जाएगा, ये इसके सिमिलर है, एक ग्रुप में हो जाएगा। तो ऐसे हमने ग्रुपिंग कर दी उनकी, ठीक है। या जिसको बोलेंगे जो अलग अलग है उनको हम लोग अलग अलग भी कर दिए कि ये इससे अलग है तो इसका ग्रुप अलग, क्लासिफिकेशन कर दिया, है ना। तो क्लासिफिकेशन करने का उद्देश्य क्या था, क्यों हमने क्लासिफाई किया? वी क्लासिफाइड देम बिकॉज विदाउट क्लासिफिकेशन इट इज नॉट इजी टू स्टडी देम। When we will classify them, we don't classify like कैसे भी, however we like, we don't classify. We classify each and every organism on the basis of its quality, its property, है ना, and we keep the same property organism in the same group. So सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिजम्स बाय स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस। व्हाट डज इट मीन बाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट डज इट मीन बाय सिंपल ऑर्गेनिजम्स? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या है एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या है? वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, और हम जितने भी देख रहे हैं जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, भाग सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं, या फिर हम लोग तो और भी ज़्यादा डेवलप खाना पका के खा रहे हैं, है ना, कुकिंग भी आती है हमको, हम पका के खा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, है ना। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पूरा एक ही सेल से बने हैं, उनमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये इसका हाथ है, ये उसका पैर है, ये इसका सिर है, ये इसका आँख है, आँख से देखेगा, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एक सेल में पूरी बॉडी, पूरा जीवन। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और जो डेवलप्ड हो गए हैं, जिनके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग काम करने के लिए, है ना, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आज है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुए हैं। लाइफ जब एग्जिस्ट करना शुरू किया अर्थ पे, तो ऐसा नहीं कि हाथी आया, फिर इंसान आया, फिर बंदर आया। सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए। सिंपल ऑर्गेनिजम्स ही धीरे 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 काफी करोड़ों साल लगे, फिर उनका एवोल्यूशन हुआ। आफ्टर एवोल्यूशन ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो बने। तो द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी के हिसाब से या डिफरेंसेस के हिसाब से जो अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं हम, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं।
और ये जो क्लासिफिकेशन के बाद इनका जो स्टडी है, अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के बाद अलग अलग ग्रुप का स्टडी, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी क्या है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और यू कैन ब्रांच ऑफ साइंस, यू कैन से, that deals with the classification and study of living organisms। ठीक है, आपके बुक में ये मिसिंग है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले किसने क्लासिफिकेशन किया? हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो इट्स कार्ल लिनियस और कार्लस लिनियस। समवेयर इट इज रिटन कार्ल लिनियस एंड समवेयर इट इज रिटन कार्लस लिनियस। तो कार्ल लिनियस या कार्लस लिनियस इज नॉन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बट आज हम उसकी टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ते। उसने डिवीज़न का प्रयास किया, लेकिन डिवीज़न का जब इसने प्रयास किया तो इसमें बहुत सारे एरर्स मिले, है ना। तो एरर्स को सुधारने के बाद अब एक नई टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे सामने है जिसको हम पढ़ते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन, कार्लस लिनियस की क्लासिफिकेशन हम नहीं पढ़ते। कार्लस लिनियस ने पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको दो ही ग्रुप में बांटा था, एक प्लांटी, दूसरा एनिमालिया, यानी प्लांट ग्रुप एंड एनिमल ग्रुप, ऐसे बांट दिया। ठीक है, बट स्टिल सम आर देयर, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्लांट में भी नहीं रख सकते, एनिमल में भी नहीं रख सकते। फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर जरूरत पड़ी कि अच्छा तब तो फिर ये क्लासिफिकेशन काम नहीं करेगा, और भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद आए रॉबर्ट विटकर। रॉबर्ट एच विटकर gave the theory of 5 kingdom classification। इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में बांटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, he divided all living organisms into 5 किंगडम। कौन सी दिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। लीनियस ने जो दिया था वो उन्होंने बस प्लांटी एंड एनिमालिया दिया था। इन्होंने 3 और दिए उसके प्रायर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। ये 5 डिविजन्स किसने दिए? रॉबर्ट विटकर, रॉबर्ट एच विटकर। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके बुक ने यहाँ से शुरू किया, है ना। उसके बाद हम चलेंगे एक एक करके। पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। मोनेरा में क्या है? तो जो सबसे सिंपल जीव है, सबसे सिंपल एनिमल है, जिनके पास कुछ नहीं है, काइंड ऑफ बस जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं, सबसे सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे मोनेरा में आएंगे। मोनेरा में क्या है? इट इंक्लूड्स द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी and mycoplasmas। and what do we mean here? prokaryotic क्यों लिखा है? what is prokaryotic? सेल चैप्टर पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? why it is written prokaryotic organisms? answer should come ना। देखो दिक्कत कहाँ हो रही है, आप बैठते हो, स्टोरी की तरफ पढ़ते हो और उसके बाद घर चले जाते हो, मतलब सुनते हो बैठ के, और जब तक आप सुनते हो तब तक आपको याद रहता है। 6 महीने बाद कोई पूछेगा, 6 महीने छोड़ दो, 1 महीने बाद कोई पूछेगा, आपको याद नहीं होगा। रीजन कि यू डोंट रिवाइज, है ना। मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आपकी स्थिति क्या है। हम लोग के टाइम पे क्या होता था, बहुत कम मूवीज आती थी टीवी में, बहुत कम, और टीवी इनफैक्ट हम लोग बहुत कम देख पाते थे भैया। एक सुबह 7 बजे संडे को आता था, रंगोली देख लिए, सैटरडे को जूनियर जी देख लिए, फिर सैटरडे को पहले आता था, फिर संडे हो गया शक्तिमान देख लिए, और एक मूवी आती थी शाम को 4 बजे, 4 से 6:30, उसमें बहुत सारे सीन कट करके 2.5 घंटे में मूवी खत्म की जाती थी, इंक्लूडिंग एड्स, है ना। तो एक मूवी देख लिया। अब हम लोगों का क्या था, हम लोगों के टाइम पे इतना मूवी नहीं आता था कि चैनल लगा हुआ है और मूवी आया जा रहा है, देखे, जो एक ही चैनल था, दूरदर्शन। उसके बाद एक डिवाइस आता था जिसको हम लोग बोलते थे डीवीडी। पहले तो VCP और VCR होता था, फिर वो DVD आ गया, है ना।
उसमें हम लोग कैसेट्स डाल के देखते थे। पहले तो कैसेट्स डालते थे, फिर डिस्क आने लगा, सीडी आने लगा, कंपैक्ट डिस्क, वो डालते थे, उसमें मूवी लोडेड होता था, मूवी देखते थे। तो वो हमारे लिए उत्सव होता था। उत्सव मतलब सेलिब्रेशन का दिन होता था कि आज मूवी लगने वाला है। पूरा जिसके घर में, अरे ऐसा नहीं सबके घर में सब अफोर्ड नहीं करते थे, किराए पे मिलता था वो इंस्ट्रूमेंट, डीवीडी, है ना, किराए पे लेके आते थे, किराए पे लाते थे। एंड कैसेट्स 20-30 रुपए मिलते थे, सीडी डिस्क खरीदते थे। जिसके घर में लगा उसके घर में पूरा आधा गांव आकर के बैठता था देखने के लिए कि आज उसके घर में आया है, कौन सा मूवी चलेगा, तो ये मूवी चलेगा। तो हम लोग को ना एक बार मूवी देख लेते थे ना, तो वो अभी पूछ लो तो अभी याद है पूरी स्टोरी। तुम लोगों के साथ में ये केस है ना, इतनी मूवीज और इतनी वीडियोस तुमको अवेलेबल है कि तुम कोई मूवी देखा है ना, उसका स्टोरी हम तुमको 1 महीने बाद पूछेंगे, तुम आधा स्टोरी याद रखोगे, आधा भूल जाओगे एग्जैक्टली क्या हुआ था, सारा मिक्सअप हो जाता है। तो वही हाल यहाँ है, बैठ रहा है, सुन रहा है, सुनने के बाद घर जा रहा है, और उसके बाद रिवीजन नहीं हो रहा और भूल जा रहा है। देखो हर क्लास का एक लेवल होता है, जो तुमको 6 में पढ़ाए 7 में फिर उसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। 7 का अपना सिलेबस है, जो आपको 7 में बताएं वो 8 में हल्का फुल्का जाएगा। 7 का ही सिलेबस हम 8 में नहीं पढ़ा सकते। तो आप क्लास दर क्लास आगे बढ़ता है। अब आप बोलोगे नहीं पीछे वाला भी हमको लेके चलिए, पीछे वाला भी बताइए जो पीछे पढ़े। आपको खुद ये याद रखना पड़ेगा कि आप पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हो। प्रोकैरियोटिक क्या होता है भाई? देखो सबसे ऐसे तो बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम तुमको बस एक डिफरेंस यहाँ पे समझा रहे हैं, समझना, ठीक है? देखो ये है एनिमल सेल काइंड ऑफ, ठीक है? हर सेल दूसरे सेल से अलग होती है, क्योंकि सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है, ये वाला, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेल वॉल नहीं बोलते हैं। सेल वॉल प्लांट में होता है, प्लांट का सबसे आउटर सिस्टम सेल वॉल होता है। एनिमल में कहाँ सेल वॉल होता है? सेल मेम्ब्रेन। ये एक तरह की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, बहुत ही पतली झिल्ली, है ना, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना, ये तुम्हारा सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और साथ में बीच में तुम्हारा काफी डेंस पार्टिकल होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? अब न्यूक्लियस इतना डेंस, और एक जगह पे हम न्यूक्लियस को स्पॉट कैसे कर पाते हैं कि ये न्यूक्लियस है? क्योंकि ये काफी गाढ़ा होता है, काफी डेंस होता है, और हमको दिखता है कि ये न्यूक्लियस है बीच में, है ना? रीजन, या यहाँ पर भी तो फ्लूइड है कि नहीं? न्यूक्लियस के बाहर फ्लूइड है कि नहीं? तो न्यूक्लियस उस फ्लूइड में डिस्पर्स क्यों नहीं हो जाता? न्यूक्लियस तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सॉलिड चीज है नहीं, न्यूक्लियस में भी फ्लूइड भरा होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है? अंडा तो फोड़ा ही होगा, खुद नहीं फोड़ा है तो फोड़ते देखा होगा, फोड़ा भी है, चलो बधाई। तो अंडा जब फोड़ा है या फिर फोड़ते देखा है, मुर्गी का, तो मुर्गी के अंडे जब हम लोग, उसके अंडे के अंदर से जब हम मटेरियल निकलते हैं, एग क्या है? एग इज अ सिंगल सेल, ठीक है, अंडा सेल है। अब उसको जब हमने तोड़ा, उसके अंदर से जो फ्लूइड निकला, तो एक तो लाइट कलर का फ्लूइड होता है और दूसरा डेंस येलो कलर का फ्लूइड होता है। तो जो येलो वाला पार्ट है ना, वो उसका न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है? अंडे का न्यूक्लियस है। तो वो येलो वाला पार्ट अंडे के फूटते ही डिस्पर्स नहीं होता। अगर हमको उसको मिक्सअप करना है तो हमको ऐसे चलाना पड़ता है, फिर वो मिक्स होता है, राइट?
क्यों डिस्पर्स नहीं होता बेटा? क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है, बहुत ही नाजुक सा ये मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को एक जगह के पे जमा करके रखता है। इसको कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं? इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो मेन डिफरेंस है वो तुमको हम यहीं पे समझा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है। ओनली ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है वो होता है। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन इसके नहीं होता है ना। और यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है। तो इससे क्या हुआ? इसका न्यूक्लियस दिखाई देता है, इसका न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता है। तो कई बार लोग लिखते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज डीएनए होता है, हर लिविंग चीज का डीएनए होता है, हर लिविंग चीज का डीएनए होता है। तो डीएनए तो भाई न्यूक्लियस में होता है, पता है कि नहीं है? नहीं होगा पता, पर हम बता रहे हैं डीएनए न्यूक्लियस में होता है। अगर न्यूक्लियस ही नहीं होता तो डीएनए कहाँ से आता? तो न्यूक्लियस तो होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता, एक जगह पे ऐसे दिखता नहीं है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, राइट? तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यही है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, यही है। तो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक्स के पास, ये वाला मेम्ब्रेन। अंदर में और भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, मैं तुम्हें बता दूं, अभी तो बस तुम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जान रहे हो। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन में होते हैं, जैसे लाइसोसोम, उसका अलग मेम्ब्रेन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग मेम्ब्रेन होगा, गोल्जी बॉडी का अलग मेम्ब्रेन होगा। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी अपने अपने मेम्ब्रेन्स में रहते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कुछ नहीं होता, एक ही मेम्ब्रेन होता है। तो जिनका हम अभी नाम ले रहे हैं ये उनके पास नहीं होता है ना, ये सेल ऑर्गेनेल्स भी उनके पास। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट सेल है, सिंपलेस्ट सेल, कुछ नहीं इसके पास। और यही वाला हाल है हमारे मोनेरा के पास। किसका? मोनेरा का। एकदम सिंपलेस्ट एनिमल, कुछ नहीं है। इसलिए हमने लिखा इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन है? जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। आप ये देख सकते हो, देखो ये डीएनए थ्रेड है, दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का थ्रेड। लेकिन कहीं भी तुमको ऐसा दिख रहा है कि अच्छा ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है? नहीं दिखेगा न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस नहीं दिखता है। दे आर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल से बना हुआ। दे आर यूनिसेल्यूलर एंड द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब सबसे शुरुआती ऑर्गेनिज्म। अर्थ में जब लाइफ स्टार्ट हुआ मोनेरा ही आया, है ना। दे हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। They do not have cell organelles like mitochondria, lysosome, Golgi body, microbodies and plastids नहीं होते, क्योंकि ये सब मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, इसके पास और मेम्ब्रेन्स नहीं होते, ठीक है। Then we'll come to Protista, second group, Protista। देखो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे डेवलपमेंट में एक 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 आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे सिंपल था मोनेरा, उसके पास कुछ नहीं था। प्रोटिस्टा के पास है, क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। केवल मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी जितने हैं सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक मतलब इनके पास है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो दे आर यूनिसेल्यूलर, ये भी एक ही सेल का बना है, बट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड वेरियस मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन द सेल्यूलर बॉडी। सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हमने देखा उसके पास नहीं था, इसके पास है। तो ये एक कंप्लीट सेल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सुडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजेला आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जाना, दैट इज लोकोमोशन, है ना। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। और लोकोमोशन के लिए इनके पास अलग अलग यू कैन से
चीजें हैं, जैसे सूडोपोडिया अमीबा के पास होता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स, फॉल्स लेग्स। अमीबा कैसे चलता है पता है? अमीबा कैसे जाता है पता है? पैर से। उसके पास पैर कहाँ है? अमीबा नहीं, कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप का होता है। तो किधर भी अपना ऐसे निकालेगा एक हिस्सा, बॉडी का एक हिस्सा, ये तो जेली टाइप है ना, बॉडी का एक हिस्सा किधर भी ऐसे निकालेगा और फिर उधर से मूव करेगा। हम लोग भी पहले पैर ऐसे निकालते हैं देन मूव करते हैं ना, तो ये भी पैर की तरह किधर भी कोई भी जगह पे अपना एक ऐसे स्ट्रक्चर निकालेगा देन मूव करेगा। तो ये क्या काम कर रहे हैं? इसके पैर का काम कर रहे हैं। पर क्या इसके पैर है? नहीं है, इसीलिए इनको बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, फॉल्स लेग्स। सीलिया, ये देखो ये जो छोटे 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 हेयरी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इनको सीलिया बोलते हैं। ये भी लोकोमोशन के लिए लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देन फ्लैजेला, ये जो चोटी दिख रहा है ना लंबा सा, तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस। सांस लेना और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर करना अपनी बॉडी सरफेस से ही ये लोग करते हैं, बॉडी सरफेस से करते हैं। और एग्जाम्पल्स है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एटसेट्रा। देन प्रोटिस्टा में कुछ पूछना है? मोनेरा और प्रोटिस्टा का अंतर समझ में आया? मोनेरा यूकैरियोट्स, मोनेरा प्रोकैरियोट्स थे, ये यूकैरियोट्स है। मोनेरा में लोकोमोशन नहीं था, इनमें है ना, मूव करते हैं। उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है बहुत सारे, इसमें है ना। तीसरा है फंजाई। मैंने तुमको बोला था ना कि ये प्लांटी और एनिमालिया वाला नहीं चला क्लासिफिकेशन, बिकॉज देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर नेइदर प्लांट नॉर एनिमल्स, है ना। ये उनमें से एक है। प्लांट का क्या खासियत है कि वो एक जगह जमे रहते हैं। प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते, ठीक है। एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। अब इसका क्या? नहीं, इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। एक जगह पे प्लांट की तरह जमे रहते हैं, उगे रहते हैं, लाइक प्लांट स्ट्रक्चर वाइज। तो इनको प्लांट में क्यों नहीं रखा? अच्छा, दूसरा, प्लांट के पास सेल वॉल होता है। मैंने बोला ना एनिमल्स में सेल वॉल नहीं, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। इसके भी सेल में सेल वॉल है, तो इसको प्लांट में रख दें। एनिमल के पास तो सेल वॉल नहीं होता, तो इसको प्लांट में रख दें। तो दिक्कत कहाँ आ रहा है? प्लांट में रखेंगे तो ये कहाँ फोटोसिंथेसिस कर रहा है? प्लांट में नहीं रख सकते। तो अब ये क्या हो गया? नीदर प्लांट नॉर एनिमल, है ना। तो इसको एक अलग ग्रुप हमने दे दिया, इसको फंजाई का अलग ग्रुप दे दिया, है ना, फंजाई। दे आर मल्टी सेल्यूलर। अब देखो एक स्टेप और बढ़ा स्ट्रक्चर। अभी तक मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर था, ये मल्टी सेल्यूलर है ना। मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब डिकम्पोज करने वाले, सड़े गले चीजों को डिकम्पोज करने वाले, है ना। तो डिकम्पोजर्स। द बॉडी ऑफ फंजाई इज फिलामेंटस। फिलामेंटस किसको बोलते हैं? छतरी जैसे आकार का जो बॉडी होता है। द सेल्स आर कवर्ड बाय सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन और सेल्यूलोज और बोथ। इनके पास सेल वॉल होता है, सेल्यूलोज से भी बना हो सकता है, चिटिन से भी बना हो सकता है, या दोनों से बना हो सकता है। सेल्यूलोज जो है ना, इसी से प्लांट का भी सेल वॉल बना होता है। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। दे आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है, अपना खाना खुद नहीं इंतजाम करता। दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड दे हैव, हाँ नहीं बनाता नहीं है। जो मान लो कोई गली हुई चीज है, सड़ी हुई चीज है, मरता हुआ चीज है, उस पे उगेगा। और जब मान लो हम मर जाएंगे तो मेरी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस है वो तो होंगे ही ना। यहाँ पे इस बॉडी से थोड़ी उड़ जाएगा आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, प्रोटीन, तो बॉडी में रहेगा ना। केवल मेरा सोल जा रहा है बाहर, बाकी प्रोटीन, कैल्शियम जो ये बॉडी खा के बैठा वो यही है। ये डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर यही मिट्टी में मिल जाएगा,
है ना, और मिट्टी वहाँ पे काफ़ी फर्टाइल हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी बॉडीज पे उगते हैं और उसकी बॉडी में जो बचा खुचा ये सब है वो सब खींचते हैं। इसलिए बोला एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब करते हैं जहाँ पे उगे वहाँ से। जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम, एगरिकस, एस्परजिलस, ये सारे मशरूम के टाइप्स हैं। सारे मशरूम्स ऐसे नहीं होते कि आँख से देखे जा सके। कुछ जैसे जो तुम्हारी ब्रेड पे लगते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर ठीक से आँख से नहीं दिखता। वो दिखता है कि ब्लैक ब्लैक एक लेयर पड़ गया है ना, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। तो उतने छोटे भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं, जैसे दिख रहा है आपको। वो लाइकेन है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो ग्रीन कलर का तुम बोल रहे हो वो लाइकेन है, लकड़ी पे जो लगा होता है, इसकी बात कर रहे हो। ये वो लाइकेन। आगे चलेंगे, ये तीन हो गए। इसके बाद प्लांटी और एनिमालिया आता है, ठीक है। आगे चलेंगे किंगडम प्लांटी, सारे प्लांट्स इसमें दे दो। लेकिन बेटा प्लांट्स भी एक जैसे नहीं होते, है ना। प्लांट्स में भी कुछ प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, कुछ काफ़ी डेवलप्ड प्लांट है ना। यहीं पे देख लो, घास और आम के पेड़ में अंतर है ना जी, है ना। तो प्लांट्स को भी एक ही ग्रुप में हम रख करके नहीं पढ़ सकते। तो फिर हमने प्लांट्स का भी डिवीजन किया है। तो प्लांटी में देखते हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए भी खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो किंगडम प्लांटी कंटेन्स ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। They store food as starch. Their cells are covered with cell wall made of cellulose. इनके हर सेल में सेल वॉल मिलेगा। सेल वॉल बाहरी कठोर स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स को बचाता है, क्योंकि ये 12 महीने बाहर खड़े रहते हैं, है ना। तो बहुत अगर डेलिकेट होगा तो मर जाएगा पौधा। उतना धूप है, सर्दी का मौसम है ना। तो इनका पास एक सेल वॉल होता है प्रोटेक्टिव, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देन दे आर यूजुअली फिक्स्ड टू द सॉइल। ये मिट्टी में फिक्स्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में तैरते हैं और फ्री फ्लोटिंग। लोकोमोशन, एक्टिव लोकोमोशन इज एब्सेंट, हमारी तरह चल नहीं सकते। And these are the first living organisms whose body have different tissues. अभी तक हमने जो पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, टिश्यूज नहीं थे इनके पास अलग अलग काम करने के लिए। इनके पास है ना। टिश्यू चैप्टर में पढ़ा ना प्लांट टिश्यू, तो इनके पास टिश्यूज हैं। किंगडम प्लांटी का और भी हमने क्लासिफिकेशन किया है, जैसे मैंने बताया। तो किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर डिविजन्स। हमने सबसे पहले इनको 2 भाग में बांटा। पहला क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स इसको बोलेंगे जिनमें फूल नहीं होते या फिर सीड्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, सारे क्रिप्टोगैम हैं। अब बाहर देख लो, ये जो फर्न वगैरह है ना, देखो ना फर्न, वो क्रिप्टोगैम्स हैं। फूल भी बेयर नहीं करते, सीड्स भी नहीं होते, फल भी नहीं होते, कुछ नहीं, केवल पत्ती होगा, रूट्स हो सकते हैं, और एक बहुत ही पतला सा स्टेम होगा, उसमें पत्तियां होंगी। ये सब ग्रोथ कैसे होता है, मतलब रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है बाबू। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें फ्लावर की जरूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी तो होता है, जिसमें मेल फीमेल की जरूरत ना पड़े। तो जितने भी क्रिप्टोगैम्स है ना, वो सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको नहीं जरूरत पड़ती मेल फीमेल गैमेट्स की, ठीक है। वही तो मैं बता
रही हूँ, सीड से वही उगते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो छोटे घास का हम रिप्रोडक्शन तुमको सिखाएंगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। भैया तुम गुलाब को ही सीड से थोड़ी ना उगाते हो, समझ रहे हो? तो खैर वो तो एक डेवलप्ड प्लांट है। ये सब इस ग्रुप में जितने आएंगे ना, क्रिप्टोगैम्स ग्रुप में, वो सारे बहुत ही लोअर ग्रेड के प्लांट्स हैं। बेचारों का बॉडी भी ठीक से डेवलप नहीं होता, पत्ती में और स्टेम्स में एंड रूट्स में, केवल लास्ट वाले का होता है, टेरिडोफाइटा का होता है डिवीजन बॉडी का, बॉडी पार्ट्स का। बाकी ये जो आप देख रहे हो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो दो आ रहे हैं, इसको 3 भाग में बांटेंगे क्रिप्टोगैम्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में डिवीजन दिखता है कम से कम, इनमें तो दिखता भी नहीं इन बेचारों के पास, तो कहाँ से पाएगा? फूल, बीज, है ना? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्रिप्टोगैम समझ में आ गया, नॉन फ्लावरिंग, नॉन सीड बेयरिंग। एंड देन फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स होता है जिनमें सीड्स होते हैं, है ना, या जिनमें फ्लावर होता है। और फेनेरोगैम्स को भी हमने फिर बाद में 2 हिस्सों में बांट दिया, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, डिविजन हम बाद में देखेंगे। देखो क्रिप्टोगैम्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर फ्लावरलेस एंड डू नॉट बेयर सीड्स। देयर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लांट में सबसे हाईएस्ट ग्रुप है, दिस इज द हाईएस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स ऑफ दिस, यहाँ पे एच छूट गया है, दिस ग्रुप आर फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग, दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे और क्रिप्टोगैम्स को हमने बांटा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगैम्स को बांटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इतना क्लियर है? तो एक बार स्टडी कर लेना, अभी और भी स्लाइड्स हैं, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो एक बार अभी पढ़ लो, देख लो, कुछ पूछना है देन स्टडी कर लो। थोड़ा सा रुक के फिर हम बताते हैं, इन लोगों को भी देख लेते हैं क्या कर रहा है मेरा बंदर पार्टी। ठीक है।